हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ IREL परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होने वाली है, क्या आपकी फ़ीस लगने वाली है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, IREL लिमिटेड की जो वैकेंसी आई हुई है वह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका जो ऑफिस है वो वीर सावरकर मार्ग, सिद्धिविनायक मंदिर के पास, प्रभा देवी, मुंबई में स्थित है। अब हम आते हैं कि इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं वो क्या क्या निकाली गई हैं, और इसमें जो अप्लाई करने की जो डेट दी गई है वो क्या दी गई है। अप्लाई करने की डेट आपकी 30/10/2023 से लेकर 14/11/2023 तक दी गई है। अब हम आते हैं जो पोस्ट दी गई हैं। पोस्ट इसमें दी गई है जूनियर राजभाषा अधिकारी की 4 वैकेंसी दी गई है। जूनियर सुपरवाइज़र केमिकल की दी गई है 4 वैकेंसी। जूनियर सुपरवाइज़र एडमिन की दी गई है 4 वैकेंसी। माइनिंग मेट की दी गई है 8 वैकेंसी। माइनिंग सर्वेयर की दी गई है 1 वैकेंसी। ये एस-1 ग्रेड के पोस्ट हैं। एस-1 ग्रेड के अंतर्गत जो आपको ग्रेड पे जाता है वो 25,000 से लेके 68,000 तक जाता है, और इसमें अप्रॉक्स सैलरी आपकी एनुअली बनती है 7.25 लाख। इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा है, एज लिमिट आपकी 30 ईयर माँगी गई है। अब आते हैं एस-2 ग्रेड वाले। एस-2 ग्रेड में जो वैकेंसी निकाली गई है, माइनिंग फोरमैन की निकाली गई है, सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की निकाली गई है, सुपरवाइज़र सिविल की निकाली गई है, सुपरवाइज़र फाइनेंस की निकाली गई है। अब जो फोरमैन वाली 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की 2 है, सिविल की 2 है, फाइनेंस की 3 है। अब एस-2 ग्रेड के अंतर्गत आपकी जो सैलरी बनती है वो 26,500 बनने वाली है, से लेकर 72,000 तक बनने वाली है। इसमें जो आपका एनुअल इनकम होने वाला है वो होने वाला है 7.7 लाख। ठीक, उसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 ईयर मांगा गया है, एज लिमिट मांगी गई है 33 ईयर। अब हम आ जाते हैं रिजर्वेशन। मतलब रिजर्वेशन आपके जो जो पद पद हैं वो निर्धारित हैं। एस-1 के लिए जनरल का रिजर्वेशन जो है वो 09 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। ओबीसी के लिए 6 पद हैं। एससी के 3 पद हैं। एसटी का 1 पद है। एस-2 के लिए जनरल से 7 वैकेंसी निकाली गई, ईडब्ल्यूएस से 1 निकाली गई है, ओबीसी से निकाली गई है 2, और एससी से निकाली गई है 1 वैकेंसी। अब हम आ जाते हैं फिजिकल हैंडीकैप वाली जो कैटेगरी आती है। अब जूनियर राजभाषा अधिकारी में जो कैटेगरी निकाली गई है वो आते हैं, अब जैसे ओएल। ओएल कैटेगरी के अंदर एस, आरडब्ल्यू, एसी, एचसी, ये कैटेगरियाँ निकाली गई है, फिजिकल रिक्वायरमेंट जो मानी मांगी गई है। अब ये सब जो आपको बताया गया है, जैसे माइनिंग मेट, माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग फोरमैन, ये अलग अलग फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी, जैसे ओए कैटेगरी में ये ओएल में SSTW, उसके बाद OL OAHH में SST। अब इनके फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिटिंग में किसी को दिक्कत है, स्टैंडिंग में दिक्कत है, वॉकिंग में दिक्कत है, बेंडिंग में दिक्कत है, तो एस जो लिखा हुआ है वो सिटिंग, ST वाले स्टैंडिंग, W से वॉकिंग, ठीक है, BN से बेंडिंग। मतलब ये सब चीज़ें करने में अगर आपको डिसेबिलिटी है तो उनकी कैटेगरियाँ देती है। मतलब एक OA से दिया गया है 1 आर्म, मतलब 1 आर्म में सिटिंग में दिक्कत है क्या, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अंदर ये आता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है और एक्सपीरियंस क्या माँगा गया है, ठीक है ना? अब क्वालिफ़िकेशन जो जूनियर राजभाषा अधिकारी के लिए माँगी गई है वो बैचलर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना? अब उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी, ठीक, उसके बाद मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है ना? उसके बाद मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी एक आध सब्जेक्ट से। अब उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा है, कौन के लिए? बैचलर डिग्री वालों के लिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा है मास्टर डिग्री वालों के लिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, ट्रांसलेशन में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं जूनियर सुपरवाइज़र केमिकल। इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन साइंस एंड केमिस्ट्री, मतलब मैथ साइंस वाले जो हैं,
फिर उसके बाद आ जाते हैं जूनियर सुपरवाइज़र ग्रेजुएट इन एनी रिक्वेस्ट, मतलब किसी भी तरीका का ग्रेजुएट व्यक्ति जूनियर सुपरवाइज़र की वैकेंसी एडमिन की भर सकता है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। माइनिंग मेट में एचएससी वाले माइनिंग मेट से होना चाहिए, मगर उसके सर्टिफिकेट जो इशू है वो डीजीएमएस की तरफ से होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर की जो वैकेंसी निकाली गई है, माइनिंग सुपर सर्वेयर की निकाली गई है। इसमें माइनिंग सर्वे और माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें आपका सर्टिफिकेट मांगा है डीजीएमएस की तरफ से, जो दिया गया हो। माइनिंग फोरमैन में जो मांगा है डिप्लोमा इन माइनिंग विथ फोरमैन, ठीक, मगर सर्टिफिकेट जो इशू हुआ डीजीएमएस की तरफ से हुआ हो। उसके बाद आ जाते हैं हम सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसमें लाइसेंस जो दिया गया अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत होना चाहिए। सुपरवाइजर सिविल की जो वैकेंसी है मांगी गई, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से दी गई है। और सुपरवाइजर फाइनेंस की दी गई, ग्रेजुएट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सभी पोस्टों में। अब आते हैं हम नीचे की ओर, जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास जनरल वालों के लिए 60% होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर एसटी एससी वाले हैं, उनके 50% होने चाहिए, ठीक है। हायर, ये फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए दिया गया है। सीजीपीए वाले, डीजीपीए वाले, जो आजकल नए कोर्स चलने लगे हैं, पहले तो एमपी बोर्ड वगैरह चलते थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज रिलैक्सेशन आपको जो दिया गया है वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। मगर आपको ओबीसी से है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एसटी से है तो एसटी का, एससी का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना कंपलसरी है। और जनरल के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी और ये मतलब जनरल से हैं तो 10 ईयर, ओबीसी से हैं तो 13 ईयर, एसटी एससी से हैं तो 15 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड आपका स्किल टेस्ट है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तीसरा नंबर पे है, जब आप इन सब चीज़ों में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जब आप पहला और दूसरा स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों निकाल लेंगे, तो एक मेरिट लिस्ट आने वाली है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा। ये सब चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें पेपर कैसा आने वाला है। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। पहला पेपर 100 ऑब्जेक्टिव और सेकंड पेपर 50 ऑब्जेक्टिव। जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे, और 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात बात कर लेता हूँ, जनरल वालों को 40 मार्क्स कम से कम लाने हैं, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वालों को 35 मार्क्स हर पेपर में लाने हैं, ठीक है ना, पास होने के लिए। अब जो आपके रिटन एग्जाम के सेंटर होने वाले हैं, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर एंड नागरकोइल होने वाले हैं, ठीक है ना। अब मेडिकल जो होएगा आपका, वह उन्हीं के ऑफिस में, मतलब जो सेंटर दिया गया है उसी के ऑफिस, उसी का मेडिकल ऑफिसर आपका जो है मेडिकल करेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आपका होगा। उसके बाद वेट लिस्ट जो निकाली गई है, वो 1 ईयर का पीरियड दिया गया है। 1 ईयर के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी जाएगी। आपकी जो फीस लगने वाली है वो 500 रुपये लगने वाली है, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। अब इसे ध्यान से सुने। आपको अप्लाई करने के लिए IREL की जो वेबसाइट है, www.irel.co.in की साइट पर जाना है। फिर आपको इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको एग्री करना है। आपको जो है ओरिजिनल कैटेगरी, नेम, पोस्ट, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या एसटी एससी ओबीसी जो भी डालना है वो, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालनी है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको एक सीक्वेंस में एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने वाला है आपके मोबाइल नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर पर, ठीक है ना। अब ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा आपको लॉगिन आईडी या जो पासवर्ड दिया गया है, आप उसे खोलें। उसके बाद फॉर्म को फिल करें।
फ़ोटो को अपलोड करें, सिग्नेचर को अपलोड करें, रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट माँगे हैं उन्हें अपलोड करें। फिर एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद आप पेमेंट करें। पेमेंट का मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई है, ठीक है? उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट की एक हार्ड कॉपी ज़रूर निकाल लें। हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है, आप निकाल लें, बस प्रिंट निकाल लें। उसके बाद आप जो अब जो आपने जो मतलब वैकेंसी को अप्लाई करा है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो 1 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड तो रहनी चाहिए। नहीं तो पता लगे आपने बंद कर दी तो आपके पास मेल या मैसेज नहीं आ पाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट आपको कैसे कैसे स्कैन करने हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि फ़ोटोग्राफ आपको जो है वो अभी करंट की होनी चाहिए, जो जेपीजी के फॉर्मेट में, जेपीईजी के फॉर्मेट में हो। 20 केबी से 50 केबी तक की होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी जो सिग्नेचर है उसमें वाइट पेपर होना चाहिए। ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर करके उसका साइज़ दिया गया है, आपको किस फॉर्मेट में जमा करना है। उसके बाद 10 केबी से 20 केबी तक। उसके बाद डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10-12 की मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर आईटीआई के लिए आप क्या दे सकते हैं, डिप्लोमा के लिए क्या दे सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए क्या दे सकते हैं, ये सब डिटेल्स दी गई है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको क्या देना है, यही सभी जानकारी आपको दी गई है। मतलब फ्रेंड्स, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो नोटिफिकेशन के 8 या 9 या 10 नंबर के पेज को खोलकर आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ के इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मगर लास्ट डेट आपकी जो दी गई है 14/11/2023 दी गई है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अगर आपको कोई इंक्वायरी, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।